कैसे बचावाटी आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंटायर साइंस का मैं आप लोग के लिए वन शॉट लेकर आ चुकी हूँ, जो कि आप लोग के हाफ ईयरली के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज इस वन शॉट पे हम लोग कंप्लीट साइंस को कवर कर रहे हैं फॉर योर हाफ ईयरली। ठीक है, तो ये आप लोग को बोर्ड्स में भी काम आएंगे ये चैप्टर्स, बट हाफ ईयरली में आप लोग के आधे ही चैप्टर्स आते हैं। तो जितना आप लोग का सिलेबस हाफ ईयरली में कवर होने वाला है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चाहे आप लोग का केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या फिर बायोलॉजी हो, तीनों सब्जेक्ट्स हम लोग इस साइंस की पूरी एक वीडियो में कवर करने वाले। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, 2 घंटे का अलार्म लगा लो, 2 घंटे में इंटायर साइंस आप लोग की कंप्लीट हो जाएगी। और इस वीडियो के बाद आई विल गारंटेड कि आप लोग का 98% साइंस में लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। कैसे बचवाटी आप सभी लोग। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 करने वाले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले इस पूरे चैप्टर में समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि इसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो केमिकल रिएक्शन हमारे पास एक केमिकल चेंज होता है। कोई भी दो रिएक्टिंग सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और हमारे पास कुछ एक नया प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है, रिएक्शन करने के बाद हमारे पास एक कुछ फाइनल रिजल्ट यहाँ पर मिलता है, क्योंकि उनके एटम्स के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती है, इंटरचेंज होता है एंड काफी सारी चीजें रिएक्ट होने के बाद हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। जैसे अगर मैं केमिकल रिएक्शन की अगर बात करूं तो ये मेरे पास एक कोई केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, किस तरीके से लिखते हैं, जैसे मुझे रिएक्ट करवाना है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ मुझे वाटर मिला। तो ये मैंने किस तरीके से लिखा है, दिस इज माय वर्ड रिएक्शन। बट ये हम लोग को इस तरीके से हमेशा कभी भी नहीं लिखना है। ऐसा क्यों नहीं लिखना है, बिकॉज यार ये कॉम्प्लेक्स तरीका भी है और साथ ही साथ ये टाइम टेकिंग भी है। इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के तरीके से हम लोग अपनी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे लाइक दिस। अगर मुझे लिखना है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर मिलता है मुझे वाटर, तो मैं किस तरीके से लिखूंगी, विद द हेल्प ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन को H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर मुझे मिल रहा है वाटर। तो इस तरीके से मैंने H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2 यहाँ पर लिख दिया। साथ ही साथ इस तरीके से हम लोग कोई भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये तो था हमारे पास एक वर्ड रिएक्शन और ये होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग को 2 तरीके होते हैं। ठीक है, एक होती है मेरे पास अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और एक होती है मेरे पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब अनबैलेंस्ड और बैलेंस से क्या मतलब, जैसे अगर मैं बात करूं बच्चा बाटी, तो ये केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो ये अनबैलेंस्ड है। दीदी आपको कैसे ही पता लगा कि ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, वो मैं बताती हूँ। ये करने के पीछे हमारा क्या रीजन है, सबसे पहले वो सोचो, क्योंकि हम लोग को ओबे करना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका मतलब क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मेरे पास हाइड्रोजन के जितने एटम यहाँ पर है उतने ही सेम एटम यहाँ पर भी होना चाहिए। अब यहाँ पर और यहाँ पर का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने बोला था केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल चेंज होता है दो कोई रिएक्टिंग सब्सटेंस के बीच में। तो जो मेरे रिएक्टिंग सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड वालों को मैं यहाँ लिखती हूँ, ये रिएक्टेंट्स होते हैं, और जिनके बीच में रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद जो हमारे पास पर्टिकुलर जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड वालों को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये हो गया। अब बैलेंस करने का क्या मतलब होता है, एक अनबैलेंस और बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो अभी ये केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। जैसे चलो चेक करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है। ठीक है, यहाँ पर कितने, 2 एटम्स है। बट अगर मैं बात करूं यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, तो आप बोलोगे 2 एटम्स है। बट यहाँ पर कितना एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन का सिर्फ और सिर्फ सिंगल एटम प्रेजेंट। दिस मींस क्या कि जब LHS RH के बराबर नहीं होता है तो ये एक अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है, हम लोग को दोनों को बैलेंस करवाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो मैं किस तरीके से बैलेंस करूंगी, यहाँ भी मैंने 2 लगा दिया तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो ऑक्सीजन दोनों बराबर हो गए। बट आप एक चीज समझिए, यहाँ पर अब हाइड्रोजन बदल गए। यहाँ पर अब हम लोग को RHS साइड पर मेरे 4 हाइड्रोजन हो गए। कैसे, 2 into 2 4 हो गया। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब मुझे क्या करना पड़े, मुझे जो लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ पर हाइड्रोजन 2 है उसको भी 4 बनाना पड़ेगा। कैसे, इसके आगे बस 2 लगा दो तो 2 into 2 यहाँ पर भी 4 हो गया। चलिए पहले चेकआउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक हम लोग ने टेबल बनाई। अभी आप लोगों को किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करवाना हो तो आप लोग को एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में आप लोग को 3 हमारे पास कॉलम बनाना है। पहला होगा एलिमेंट्स, दूसरा होगा LHS और तीसरा होगा RHS। ठीक है,
जैसे अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर आप लोग को पूरी केमिकल रिएक्शन में कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? मुझे 2 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक है हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यहाँ पर भी मुझे 2 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। अब LHS लिखना है और RHS। LHS मतलब जो रिएक्टेंट साइट है हमारी, और RHS मतलब जो मेरी प्रोडक्ट साइट है। रिएक्टेंट पर आप लोग को हाइड्रोजन के कितने एटम्स दिखे? तो मुझे हाइड्रोजन पहले यहाँ पर इसको इरेज कर देते पूरा। यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन 2 दिखाई दे रहे थे, तो मैंने 2 आइटम लिख दिया हाइड्रोजन के, मुझे 2 आइटम दिखाई दे रहे हैं। अब मैं साथ ही साथ बात करती हूँ RHS साइड पर, तो यहाँ पर भी मुझे 2 हाइड्रोजन आइटम्स दिखाई दे रहे, ठीक है। अब अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन मुझे LHS साइड पर 2 दिखाई दे रहे, देखो यस दीदी, तो यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रहे। और अगर मैं RHS साइड की बात करती हूँ, तो यहाँ पर मुझे ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एटम दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS, बट अगर मैं ऑक्सीजन की बात देखूँ तो ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। तो हम लोग को क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ 2 बना दी, ऑक्सीजन 2 बन गया, बट इस चक्कर में ये तो 2 बन गया, बट इस चक्कर में RHS साइड पर हाइड्रोजन भी 4 बन गया। तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन तो 4 बन गया है बच्चा पार्टी, अब मुझे हाइड्रोजन को वापस से बैलेंस करवाना पड़ेगा, मतलब मुझे इस साइड पे हाइड्रोजन को 4 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, 2 into 2 4। चलो यहाँ मैंने 2 लगाया, इट मीन्स यहाँ से 2 into 2 क्या हो जाएगा, वापस से यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर मेरा बैलेंस हो चुका है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये होती है हमें हिट एंड ट्रायल मेथड। बैलेंसिंग काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछी जाती है, तो इग्नोर मत करके जाना। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें, मैं आप लोग को एक रिएक्शन लिख के बताती हूँ, Zn plus H2SO4 it gives ZnSO4 plus H2, ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म है। चलिए चेकआउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है, यहाँ मैंने जिंक को देखा, तो जिंक का एक ही एटम है, ठीक है। अब अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखूं, तो यहाँ भी जिंक का एक ही एटम प्रेजेंट है, करेक्ट। चलो बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर मुझे पूरी इस यहाँ पर LHS में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर बात करूं तीसरा मेरे पास कौन सा एलिमेंट है, सल्फर, तो यहाँ पर सल्फर को देखो तो एक ही एटम प्रेजेंट है सल्फर का, और इस साइड पे देखे तब भी यहाँ पर सल्फर का सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट। बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की यहाँ पर 4 एटम प्रेजेंट है, और उसी तरीके से यहाँ पर भी 4 एटम प्रेजेंट। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हो, टेबल से आप लोग सारी चीजें समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से टेबल से बना लिया और सारी चीजें सेपरेट कर दी। एलिमेंट लिखे LHS और RHS, तो एलिमेंट में मैंने वही लिख दिया Zn, H, S और O। इन दोनों की आप लोग देख सकते हैं सेम नंबर ऑफ आइटम्स है, LHS मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं कि यहाँ पर हम लोग को फिजिकल स्टेट लिखना होता है। इसका मतलब क्या है, फिजिकल स्टेट का मतलब ये होता है कि जो भी पर्टिकुलर हमारा यहाँ एलिमेंट लिखा है वो किस स्टेट पे प्रेजेंट, वो देखो आइदर सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में प्रेजेंट हो सकता है, गैस में हो सकता है, और एक्वस में भी प्रेजेंट हो सकता है। एक्वस का क्या मतलब है, पर्टिकुलर जो भी मेरा एलिमेंट है वो वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो वाटर में डिसॉल्व होगा तो हम क्या बोलते हैं उसको, एक्वस में वो प्रेजेंट है, ठीक है, वो एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर Fe की बात करूँ तो आयरन क्या है, मेरा सॉलिड है, इसीलिए मैंने उसके आगे S लिख दिया है। H2 की बात करते हैं, H2 मेरे पास स्टीम में प्रेजेंट है, ठीक है, स्टीम मतलब भाप, ठीक है, तो गैस ही होगा, L मत लिख देना, लिक्विड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है। देन Fe3O4 की बात करें तो ये भी सॉलिड होगा, एंड H2 मेरे पास गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, तो यहाँ पर वो गैसियस फॉर्म में मेरे पास यहाँ प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जब भी आप लोग मेक श्योर करें, जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखे उसको बैलेंस तरीके से लिखे, साथ ही साथ उसके फिजिकल स्टेट हमेशा मेंशन करते हुए लिखे, जिससे कि कभी भी आप लोग के मार्क्स नहीं कट पाएंगे। चलिए बात करते हैं कि जब मैं अगर लैब में जाती हूँ तो मैं कैसे पहचानूंगी कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन है। बहुत सारे तरीके यार, तुम लोग किसी भी तरीके से पहचान सकते हैं। पहले बात करती हूँ, उसका स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे बहुत सारे केमिकल इक्वेशन की मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं कैंडल का एग्जांपल लेती हूँ तो कैंडल क्या होती है, पहले सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, बट जैसे ही उसको हम बर्न आउट कर देते हैं धीरे धीरे वो पिघलने लग जाती है। हाँ, उसी तरीके से जिस तरीके से तुम किसी को देखकर यहाँ पिघल जाते हो, तो क्या होती है फिर वो मोल्टन स्टेट में आ जाती है। तो यहाँ पर उसने सॉलिड से मोल्टन स्टेट में अपना क्या करा, पर्टिकुलर स्टेट को चेंज कर दिया है, ठीक है। उसी तरीके से मैं बोलूं कि बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं, और देन अगर 2 कलरलेस सॉल्यूशन को आपस में रिएक्ट करवाए समटाइम, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट होता है, एक न्यू सब्सटेंस होता है, वो कलरफुल होता है, ठीक है। जैसे वो लेड नाइट्रेट वाला एग्जांपल अगर तुम्हें याद हो, नहीं हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। बात करें समटाइम्स क्या होता है, कोई रिएक्शन होती है पर्टिकुलर, ठीक है, 2 एलिमेंट को हम लोग ने जैसे रिएक्ट करवा A+B, तो यहाँ पर हमारा जो AB जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है उसमें से बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है। अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा राइज अप हो जाता है, और अगर उसमें से हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो बहुत ज्यादा वो कूल डाउन हो जाता है। तो
तो हम लोग टेस्ट ट्यूब को पकड़ के बता सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है ड्यू टू टेम्परेचर। मैं बात करूं इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो समटाइम्स क्या होता है, पर्टिकुलर हमारी बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें से गैस इवॉल्व होती है, तो उसको देख के भी हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में नीचे प्रेसिपिटेट बन जाता है जो कि एक इनसॉल्युबल लिक्विड होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ सबके एक एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया चेंज इन स्टेट वाला, तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट। तो यहाँ आप बता सकते हो कि पहले तो ये सॉलिड थी, देन जब हम इसको बर्न आउट करते थे ये लिक्विड और मोल्टन वैक्स में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से इसकी CO2 प्लस H2 गैस यहाँ पर निकलने लग जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट चेंज इन कलर का एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये है। हम साइट्रिक एसिड को जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो अब बच्चा पार्टी जब भी आप लोग किसी वन शॉट को देखते हैं तो मेक श्योर कि उसके बाद आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करिए। आप लोग को सबसे पहले एनसीईआरटी की क्वेश्चन सॉल्व करने के, जो भी दीदी का हम लोग ने वन शॉट देखा है इसके बाद मुझसे एनसीईआरटी क्वेश्चंस बन पा रहे हैं या नहीं। आप लोग मुझे बताओ कि जो पर्टिकुलर हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा एंड साथ ही साथ वो क्या कलर का होगा, मतलब कलरलेस होगा या फिर किसी कलर का होगा, ये आप लोग को मुझे कॉमेंट्स में बताते हुए जाना है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ चेंज इन टेम्परेचर की। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया कि क्विक लाइम जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO जिसका फॉर्मूला होता है, उसको अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवा लूँ तो मेरे को मिलता है यहाँ पर स्लेक्ड लाइम जिसका फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, ठीक है। साथ ही साथ वहां पर वाटर निकलता है और बहुत सारी हीट निकलती है। अब जो भी केमिकल रिएक्शन, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हीट इवॉल्व हो रही होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें से हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और एक और रिएक्शन होती है जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले। तो इस तरीके से ये चेंज इन टेम्परेचर का है। तो अब इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, राइज हो रहा होगा, क्योंकि इसमें से हीट इवॉल्व हो रही है, जिसमें से भी हीट इवॉल्व होती है उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस में। तो बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें गैस इवॉल्व होती है, जैसे एग्जांपल्स Zn प्लस HCl को अगर रिएक्ट करवाए जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो मेरे पास ZnCl2 मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है और साथ ही साथ H2 गैस इवॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल Fe प्लस H2SO4 को जब रिएक्ट करवाए तो मेरे पास Fe3SO4 मिलता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। सोडियम कार्बोनेट की बात करें, इसको डाइल्यूट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाते तो बताइए क्या मिलता है। आप लोग को नीचे बताना है, ठीक है, एकदम चीटिंग मत कर लेना, आंसर थोड़ी सी सच्चाई ऑनेस्टी रखना खुद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बचा है फिर प्रेसिपिटेट कैसे बनता है तो देख लेते हैं। तो जब मैं कैल्शियम आयोडाइड को अगर लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या मिलता है, मेरे पास पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है और साथ ही साथ लेड आयोडाइड यहाँ से मतलब अलग हो जाता है। तो इसका कलर क्या होता है कि येलो पीपीटी मिलती है, ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेट मिलता है, बट कौन से कलर का, येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट मुझे यहाँ पर मिल रहा होता है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चीज पर चलते हैं। हम लोग ने केमिकल रिएक्शन समझी, केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं, क्या होता है केमिकल रिएक्शन। अब बहुत सारे टाइप की केमिकल रिएक्शन हम लोग को यहाँ पढ़नी है। चैप्टर में टोटल 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन हम लोग को पढ़नी है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका मतलब ये है कि कोई दो चीज को कंबाइन करके मेरे पास एक प्रोडक्ट आ रहा हो। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई ए एलिमेंट है, अगर मैंने उसको बी से रिएक्ट करवाए तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब हम लोग ने क्विक लाइम को, जो हम लोग ने पीछे देखा है, H2 के साथ रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, तो मेरे पास CaOH ट्वाइस मिलता है, स्लेक्ड लाइम मिलता है और साथ ही साथ हीट इवॉल्व होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा हीट इवॉल्व होती है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जिसमें से हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, उसको रिएक्शन को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर होती है। जैसे अगर मैं बात को दूसरा एक एग्जांपल ले ले, C6H12O6 प्लस 6O2, तो यहाँ 6CO2 प्लस 6H2 प्लस एनर्जी, तो एनर्जी या हीट इस तरीके से यहाँ पर इवॉल्व होती ही होती है। अब बात करते हैं इसका जस्ट अपोजिट, जो नेक्स्ट रिएक्शन होती है वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी तक हम लोग ने क्या किया, दो पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोगों ने कंबाइन किया तो मेरे पास एक प्रोडक्ट बनता है। अब मेरे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, स्प्लिट करेंगे, तो दो एलिमेंट्स में वो स्प्लिट हो जाए। अब स्प्लिट करने के लिए यार हमें हीट ताकत देने की जरूरत है, ऐसे ही किसी की दोस्ती हम नहीं तोड़वा सकते है ना, हमें लड़ाई करवाना पड़ती। तो यहाँ पर हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्प्लिट कैसे करवाएंगे, तो आप हीट यहाँ पर अलग अलग तरीके से हम दे सकते हैं, हम हीट दे सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं, हम सनलाइट की मदद से इन सभी रिएक्शन को स्प्लिट कर सकते हैं। उनके कुछ 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला थर्मोलिसिस, मतलब यहाँ हम लोग हीट देके इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करवाए। जैसे मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको मैंने अगर हीट दिया तो ये COO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ फोटोलिसिस, मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट,
लाइट की प्रेजेंस में हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करवाएं तो AgCl सिल्वर क्लोराइड, तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो सिल्वर अलग हो जाता है और Cl2 हमारे यहाँ पर अलग हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तो यहाँ पर मैं कोई H2 है, मेरे पास वाटर है, अगर मैंने वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाए तो पर्टिकुलर H2 और O2 यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं। बात करते हैं थर्ड टाइप की रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हमारा देखा जाता है जो ज्यादा ताकतवर एलिमेंट होता है वो कम ताकतवर एलिमेंट को बिल्कुल अपनी जगह से हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है। तो मतलब यार जो बेचारे ताकतवर नहीं है उनका तो कोई इज्जत ही नहीं बची अब इस दुनिया में। बिल्कुल सही पकड़े। जैसे अगर मैं बात करूं जिंक को अगर मैंने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो जिंक और कॉपर में से कौन हु इज मोर पावरफुल, तो हम सभी को पता है जिंक ज्यादा पावरफुल है, तो इसका SO4 जिंक ने चुरा लिया, तो यहाँ पर बन जाएगा ZnSO4 और Cu अकेला रह गया। ठीक है, मान लेते हैं अगर तुम स्मार्ट हो, ठीक है, अगर तुम इंटेलिजेंट हो, अगर तुम रिच हो, तो तुम किसी और की बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम, ठीक है, सही जा रहे हो, ठीक है, तो लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा पावरफुल एलिमेंट है और कौन कम पावरफुल एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ये आपको लर्न करना पड़ेगी, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। तो आप कैसे लर्न कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोग लर्न कर सकते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, ये सारे नाम है। तो इसको एक ट्रिक होती है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर वाले एलिमेंट है तो ये मोस्ट रिएक्टिव है, जो बीच वाले जो नॉर्मल रिएक्टिव है, और नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो आप लोग ये सीरीज से पता लगा सकते हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस करने का पावर रखता है। नेक्स्ट अगर बात करती हूँ Fe, मतलब आयरन को अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा, तो बात करते हैं Fe मेरा ये रहा और कॉपर मेरा ये रहा, ज्यादा ताकतवर कौन है, ऑफ कोर्स Fe। तो Fe क्या करेगा, इसके सल्फेट को छोड़ के ले जाएगा FeSO4, कॉपर अकेला हो गया, रोता रह गया कॉपर। ठीक है, इस तरीके से हमें भी नहीं रोना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर एक्सचेंज होता है हमारे आयंस का, तो मतलब कैटायंस एनायंस का एक्सचेंज होता है। जो कैटायन होता है वो एनायन से अट्रैक्ट करता है, जो एनायन होता है वो कैटायन से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और एक नया हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे अगर बात करें बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर हम लोग को मेनली दो टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है। पहली होती है मेरे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब जिसमें प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखता है हमें। दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें मतलब हम किसी एसिड को बेस के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज यहाँ पर हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग का एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन, तो Na2SO4 प्लस BaCl2 इट गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। जैसे अगर बात करें तो Na क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, SO4 सल्फेट को बात करो तो नेगेटिव चार्ज है, Ba वापस पॉजिटिव चार्ज है और Cl2 नेगेटिव चार्ज है। अब लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चा पार्टी, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन होता है या एनायन होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं या फिर हम एनायन बोलते हैं। तो ये आप लोग को मुझे बताते हुए जाना है कमेंट्स में। चलिए, अब ये Na पॉजिटिव है और यहाँ पर Cl2 नेगेटिव है, तो ये Na क्या करेगा, Cl2 के साथ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ Ba पॉजिटिव है और यहाँ पर SO4 नेगेटिव है, तो ये BaSO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से NaCl बनाए और BaSO4 बनाए, तो सिंपल है, इसको कुछ नहीं करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो इसलिए इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलेंगे। अगर मैं कोई एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवा दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिल जाएगी। जैसे HCl ये एक एसिड है मेरे पास, ठीक है। बात करें NaOH, तो एक मेरे पास ये बेस है, अगर इन दोनों को रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पर NaCl प्लस H2 मिलता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप लोग को दो टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है, एक है न्यूट्रलाइजेशन और एक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट में बात करूँ तो वो होती है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स में Re का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है, और OX का मतलब होता है, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन में जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली प्लेस हो रहे हैं, ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह बना रहे हैं। अब यार तुम किसी एक चीज को याद रख लो कि देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो रिडक्शन को जस्ट उल्टा अपोजिट तुम याद रख सकते हो। ठीक है, ये दोनों आपस में दुश्मन है बट रहना भी एक साथ जानते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, हम किसी ऑक्सीजन को ऐड करें किसी एलिमेंट के साथ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन को ऐड करें, दैट मींस ऑक्सीडेशन। या फिर किसी एलिमेंट में से हाइड्रोजन को रिमूव करें, इसका जस्ट अपोजिट अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो यहाँ पर हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करें तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं तुम लोग को सजेस्ट करूंगी कि ऑक्सीडेशन याद रख लो, तो रिडक्शन तुम्हें खुद ब खुद याद रहेगा। सबसे पहले एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से दोनों चीजें एक ही पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में हो रही होगी। मेरे पास पहले ही केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम ऑक्सीडेशन परफॉर्म होते हुए बता रहे कि कॉपर को अगर मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा तो मेरे पास कॉपर ऑक्साइड बन जाता है CuO।
कॉपर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर मेरे पास मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, यह रिएक्शन ऑक्सीडेशन शो कर रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ CuO, ठीक है, यहाँ पर H2 को ऐड करवा लिया, तो H2 को ऐड करवा तो ये ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है हमारे पास रिडक्शन, तो ये रिएक्शन रिडक्शन शो करवा रही है। अगर आप हम लोग को दोनों एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें शो करवानी हो तो मेरे पास ये सबसे अच्छा एग्जांपल, MnO2 plus 4HCl इट गिव्स MnCl2 plus 2H2O plus Cl। अब यहाँ पर देखो Mn के साथ पहले O2 था, ठीक है, अब अगर मैं प्रोडक्ट साइड पे देखूं तो Mn के पास O नहीं है, मतलब ये Mn से ऑक्सीजन को छीन लिया है, रिड्यूस करवा दिया है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन, तो यहाँ पर हम इस तरीके से एरो लगाकर इस पर लिख देंगे रिडक्शन। अब यहाँ पर देखो आपके पास HCl है, मतलब हाइड्रोजन है क्लोरीन के साथ, यहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर HCl है, बट अगर मैं प्रोडक्ट साइड पे देखूं तो क्लोरीन अकेला है, ठीक है, और इस हाइड्रोजन ने O के साथ दोस्ती कर ली ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर पर्टिकुलर हमारा क्लोरीन अकेला रह गया, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन। बहुत ही स्मार्ट खान बात नहीं है, एक दो बार वापस से पीछे करके देखोगे लेक्चर को तो समझ में आ जाएगी चीजें। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन होता है, तो जो भी पर्टिकुलर कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप लोग को आई होप ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और एक और चीज, जहां पर जैसे अगर मैं बोला कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो जहां पर भी रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरीन का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बस उल्टा कर देना, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, अगर जिस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस अपोजिट चीजें हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एसिड, एसिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, देन फिर हम लोग बेस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि एसिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो यहाँ लिखा है एसिड आर सोर टेस्ट, एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस पेपर हमारे पास आता है जो कि एक हमारा इंडिकेटर होता है, जिसको मैं आप लोग को आगे भी बताऊंगी लेक्चर में, और ये क्या करता है, लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। तो आप लोग इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि एसिड पहले ही खतरनाक होता है, और रेड ऑल्सो फॉर डेंजर, रेड कलर ऑल्सो इंडिकेट्स फॉर डेंजर, तो एसिड लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। एसिड गिव्स H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब क्या करता है भाई साहब, एसिड अपने H+ आयंस को रिलीज करता है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी। जब मैंने यहाँ पर पानी लिया और मैंने इस पानी में डाल दिया एसिड को, तो एसिड डिसोसिएट हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट, उसने भर भर के H+ आयंस रिलीज करना चालू कर दिए, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एसिड गिव्स H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास कितने टाइप्स के एसिड होते हैं। सबसे पहले मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसके एग्जांपल्स होते हैं HCl, H2SO4 और HNO3। इसका मतलब ये है कि एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं जब मैं इनको पानी में डिसॉल्व करती हूँ। अगर दीदी ये कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो तो ये पार्शियली डिसोसिएट होंगे, और जो एसिड जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं हमारे वाटर में उनको कहा जाता है वीक एसिड, जिसके एग्जांपल्स हमारे पास होते हैं H3COOH, ऑक्सैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड, तो ये पार्शियली डिसॉल्व होते हैं हमारे वाटर में। बात करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, तो ये क्या होता है, अब हमारे पास क्या है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड है और कम अमाउंट ऑफ वाटर है, वाटर बहुत ज्यादा कम है और एसिड ज्यादा है, उस टाइप के एसिड के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड। और अगर इसका उल्टा हो गया, या फिर हमारे पास ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है और कम अमाउंट ऑफ हमारे पास क्या है, एसिड, ये मेरे पास अब वाटर है और कम अमाउंट ऑफ मेरे पास सिर्फ क्या है, एसिड, इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। आई होप बच्चा पार्टी ये चीज क्लियर हो गई होगी। बेस की तरफ चलते कि बेसिस क्या होते हैं। बेसिस बड़े कड़वे से होते हैं टेस्ट में, दे आर बिटर इन टेस्ट। बात करें ये लिटमस पेपर को किस कलर में चेंज कर देते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं, बी फॉर बेस, तो ये लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं, एसिड रेड कलर में करते हैं और बेस ब्लू कलर में चेंज कर देता है। बेसिस गिव्स OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम लोग बेसिस को पानी में डिसॉल्व करवाएं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा भरपूर OH- आयंस को रिलीज करते हैं। इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि स्लिपरी और सोपी होते हैं टच में, तो जैसे सोप होता है ना, एकदम सोपी और स्लिपरी होता है, उस तरीके का नेचर इनका होता है। अब जैसे हमने टाइप्स ऑफ एसिड की बात करी थी, तो हम लोग टाइप्स ऑफ बेस की देखेंगे, तो यहाँ पर 3 टाइप के बेस हमें देखने को मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और एक होता है अल्कलीज। स्ट्रॉन्ग बेस की बात को तो वैसे ही जैसे एसिड में देखा कि ये पानी में जाते से कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और भर भर के OH- आयंस रिलीज करते हैं, वो बोलते हैं
स्ट्रॉन्ग बेसिस। कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं? होता है हमारे पास NaOH, KOH, CaOH, 2 ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। अब वो एसिड जो कि पार्शियली डिसोसिएट होते हैं हमारे पानी में जाके और पार्शियली OH माइनस आयंस को रिलीज करते हैं, उनको बोलते हैं हम वीक बेसिस, जिसका एग्जांपल होता है NH4OH। अल्कलीज कुछ ऐसे भी बेसिस होते हैं जो कि सॉल्यूबल होते हैं हमारे वाटर में और उन बेसिस को हम लोग कहा जाता है अल्कलीज। तो यहाँ पर बेसिस हमारा खत्म हो चुका है। बात करते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ये वो गाड़ी वाला इंडिकेटर, जब हमें गाड़ी में राइट मोड़ना होता है तो हम राइट साइड का इंडिकेटर चालू करते हैं और जब हमें लेफ्ट मोड़ना होता है तो हम लेफ्ट साइड का इंडिकेटर चालू करते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिकेटर्स तो वहां पर हमें गाड़ी में डायरेक्शन शो करता है। इंडिकेटर्स कुछ चीजें इंडिकेट करते हैं। अब मैं बात करूं कि एसिड और बेसिस को मुझे पहचानना होता है। अब बात करूं मेरे पास 2 बीकर है, ठीक है, दोनों में सॉल्यूशन है। अब मैं कैसे पहचानूंगी ये एसिड है या बेस है? पी तो सकते नहीं है ना, फिर कैसे पहचाने? तो मेरे पास उन चीजों के लिए होते हैं इंडिकेटर्स। सबसे पहले मेरे पास होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। इसका क्या मतलब है बच्चा पार्टी? ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमें बिल्कुल डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं, जैसे लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक, ऑनियन, वेनिला और क्लोव। जल्दी से देखते हैं कि ये अपने बिल्कुल एसिड में और बेसिस में किस तरीके से अपने कलर को चेंज करते हैं या किस तरीके से बताते हैं भाई साहब मैं एसिड हूं और मैं बेस हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं लिटमस की तो लिटमस एसिड में जाते से अपना कलर क्या चेंज कर देता है? एकदम से ये रेड कलर का हो जाता है। बात करें अगर हम बेसिस की तो लिटमस क्या हो जाता है? बेस में ब्लू कलर का यहाँ पर हो जाता है। बात करते हैं अगर टर्मरिक की तो टर्मरिक वैसे तो येलो कलर की होती है, हल्दी की देखिए ना घर में, अगर उसको एसिड में डालते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये येलो कलर से येलो ही कलर में रह जाती। बट अगर इसको अगर मैं बेस में डाल दूं तो ये क्या हो जाती है? ये हमारे यहाँ पर रेड कलर की हो जाती। कौन से कलर की हो जाती है बच्चा? रेड। बात करते हैं अगर हम लोग नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में जो होता है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। अभी हम लोग ने देखा है कि कलर चेंज हो रहे थे। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब क्या? जिसको हम लोग स्मेल करके पहचान सकते हैं। देखो सब्सटेंस विच चेंज देयर ऑर्डर विद एसिड एंड बेस आर कॉल्ड ऑल फैक्टरी इंडिकेटर, जो अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स होते हैं अनियन, वेनिला एंड क्लोव। तो इसमें भी देखते हैं फटाफट से हम लोग। जैसे अगर मैं बात करूं तो अनियन की एक स्मेल होती है, जैसे तुम्हारे घर में मम्मी प्याज जब काटते टिक 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 तो हमें कुछ अजीब सी स्मेल आती। और वेनिला, तो वेनिला एसेंस भी आप लोग जब आप लोग को पता है केक्स वगैरह में या कुकीज में डाला जाता है तब उसकी भी एक अच्छी सी मीठी सी स्मेल होती है। अगर मैं बात करूं तो इसको अगर हम लोग एसिड में डालते हैं अनियन को तो ये क्या करता है? ये वैसी की वैसी इसकी स्मेल बनाए रखता है। जैसे अनियन की स्मेल आती है अगर एसिड है सॉल्यूशन का तो हमें वैसे ही स्मेल आएगी। बट अगर मैं बात करूं अगर इसको हम लोग बेस में डालते हैं, अगर ये बेस में चले जाता है तो इसकी ऑर्डर कैंसिल हो जाती है, मतलब उसमें से कुछ भी हमें स्मेल नहीं आती। उसी तरीके से अगर वेनिला एसेंस को मैं एसिड में डालती हूँ तो उसकी खुशबू आती है वेनिला एसेंस की, तो हम पहचान सकते हैं ये एसिड है। बट अगर मैं बेस में डाल देती हूँ तो उसकी कोई स्मेल यहाँ पर नहीं आती, कोई ऑर्डर नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। अब ये किस टाइप के इंडिकेटर्स है? जो कि हमारे लेबोरेटरीज में ही सिर्फ फॉर्म होते हैं। इंडिकेटर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंस that are synthesized in laboratories are called synthetic indicator। अब ये क्या करते हैं? ये अगेन अपना कलर चेंज करेंगे, जैसे एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन। चलिए ये कैसे कलर चेंज करेंगे? अगर मैं फिनोप्थेलिन की बात करूं तो वैसे तो ये कलरलेस होता है, इसलिए मैंने सी लिख दिया है। फिनोप्थेलिन को अगर मैं एसिड में डाल देती हूँ तो स्टिल ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, कलरलेस। बट अगर मैं बात करूँ इसको मैं अगर बेस पे डाल देती हूँ तो अपना ये कलर चेंज करके पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है बच्चा बात। उसी तरीके से अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं तो ये एसिड में किस तरीके से अपना कलर को चेंज करता है। मैं बात करूं मिथाइल ऑरेंज की तो वैसे तो ये ऑरेंज कलर का होता है, बट अगर एसिड में आते से ये अपने कलर को क्या कर लेता है? रेड कर लेता है, और बेस में जाते से ये अपने कलर को येलो कर लेता है। तो कैसे कैसे कलर चेंज हुए, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। बच्चा पार्टी हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है आइडेंटिफिकेशन में, ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड। जितने कंपाउंड्स में हाइड्रोजन आता है वो क्या एसिड होते हैं? इसका सवाल आप लोग मुझे सोच के बताइएगा, टीप मत लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चलाने की कोशिश करिएगा। इसका जवाब होता है, अब मैं बता देती हूँ, फॉल्स। ऐसा नहीं होता। जैसे मैं बात करूं H2 तो ये तो मेरा वाटर होता है बट इसमें भी हाइड्रोजन है, तो क्या ये एसिड हो गया? नहीं। बात करें अगर हम लोग NaOH की तो इसमें भी हाइड्रोजन है, पर ये तो क्या है? हमारा बेस है। C12H22O11 तो ये मेरा शुगर, ये क्या मेरे पास एसिड है? नहीं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रिएक्शन की तरफ चलते हैं कि रिएक्शन में किस किस टाइप की हमें कितनी रिएक्शन इसमें पढ़नी। रिएक्शन बहुत ज्यादा आप लोग की इंपॉर्टेंट है, आएगी तो उसको ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मेटल? अगर मैं एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवा दूं तब मुझे क्या मिलता है? मेटल है, उसको एसिड या फिर बेस के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं तब मुझे मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए करवा के देखते हैं। मैंने एक ले लिया मेटल, यहाँ पर मैंने जिंक ले लिया, आपको कुछ और लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एसिड में लिया H2SO4 और इससे मुझे कौन सा सॉल्ट मिला? ZnSO4
NaSO4 ये मेरा सॉल्ट था प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही। अच्छा अब मैं कैसे मान लूं कि इस पूरे पर्टिकुलर में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक टेस्ट लगाया। हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया जिंक मतलब जो हमारा मेटल था, और हम लोग ने ले लिया एसिड H2SO4 हमने एसिड ले लिया, और यहाँ से हम लोग ने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब लगा दी थी, और मेरे पास यहाँ पर एक कंटेनर था जिसमें मैंने सोप सॉल्यूशन डाल दिया था। इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी मेटल और हमारे एसिड के बीच में, वहां से अगर ये हाइड्रोजन गैस होगी तो इस टेस्ट ट्यूब में आ जाएगी, उस टेस्ट ट्यूब में आते आते इस बीकर में आएगी। अगर ये सोप सॉल्यूशन में घुलते से यहाँ पर मैंने कैंडल रखी, इस कैंडल का क्या मतलब है, अगर ये हाइड्रोजन गैस हुई तो सोप सॉल्यूशन में आने के बाद यहाँ पर बबल रिलीज होंगे, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन गैस हुई तो अगर ये बबल रिलीज होंगे और ये कैंडल से टकराएंगे तो इसका एक पॉप साउंड जारी होता है, कैसे पॉप, इस तरीके से कुछ पॉप साउंड इसका जारी होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग ने ये टेस्ट लगाकर देख लिया है कि यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। रिएक्शन नंबर 2 है कि अगर हम लोग एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाए तो हमारे पास क्या होता है। चलिए मैं अगर बात करती हूँ मेटल कार्बोनेट के साथ मैंने एसिड को रिएक्ट करवाया तो यहाँ मुझे मिलता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास H2O, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन बेस के साथ नहीं होती है, तो याद रखना सिर्फ एसिड के साथ हम मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवा सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहले मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल लेती हूँ। तो मेटल कार्बोनेट में मैंने लिया Na2CO3, इसको कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो, मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, मुझे यहाँ पर सॉल्ट मिला NaCl, CO2 गैस रिलीज होगी और H2O यहाँ पर रिलीज होगा, एज इट इज हुई। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम लोग रिएक्ट करवा के देखते हैं, प्रोडक्ट उसमें भी सेम रहेगा, ठीक है। चलो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये मेटल है मेरा Na, ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये कार्बोनेट CO3, ठीक है। इसको अगर हमने रिएक्ट करा HCl के साथ तो ये मेरा क्या होगा, NaCl जो कि हमारा सॉल्ट था, H2O जो मेरा वाटर था और CO2। प्रोडक्ट सेम होता है चाहे आप मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें। अच्छा अब आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारे CO2 गैस रिलीज हो रही होगी, वापस से अगेन मैं कैसे मान लूं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, तो उसके लिए हम लोग ने एक लाइम वाटर टेस्ट यहाँ पर लगाया। इसमें क्या किया, मैंने लाइम वाटर लिया, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, इसको मैंने रिएक्ट करा CO2 के साथ, ठीक है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गैस रिलीज हो रही है तो मेरे पास ये व्हाइट पीपीटी मिलनी चाहिए CaCO3, ठीक है, और यहाँ पर वाटर यहाँ रिलीज हो जाता है। तो हमने क्या करा बच्चा पार्टी, एक बीकर में हम लोग ने क्या क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ने क्या करा, इसके बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी, यहाँ से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, तो हमने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लगा दी है। टेस्ट ट्यूब के बाद हमने यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी, डिलीवरी ट्यूब के बाद हमने क्या टेस्ट ट्यूब ले लिया, उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, हमने भर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, अगर इस बीकर में रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन चेंज होकर CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर बन जाएगा। और यस वाकई में यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बना, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मतलब CaOH ट्वाइस यहाँ पर CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर बन जाएगा CaCO3, जो कि ये वाली रिएक्शन थी। तो यहाँ पर लाइम वाटर टेस्ट भी हमारा लग गया है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पर। अब हमारा ये रिएक्शन नंबर 4 है, ठीक है, हाउ टू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। तो इसको हम लोग को नाम से पूछा जाता है, ये होती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। चलिए मैंने एसिड ले लिया HCl यहाँ पर, और पर मेरा बेस है NaOH, इन दोनों को जब मैं रिएक्ट करवाती हूँ तो मेरे पास मिलता है NaCl सॉल्यूशन, साथ मेरा H2O वाटर यहाँ पर रिलीज हो जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कहा जाता है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप लोग को अच्छे से याद रखना है। चलिए ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन नंबर हमारी 5th हो चुकी है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। अब जो ये मेटेलिक ऑक्साइड होती है, मेटल ऑक्साइड होता है, ये कैसे बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। मेटल ऑक्साइड मतलब किसी भी मेटल के आगे ऑक्सीजन लगा दो तो वो बेस की तरह रिएक्ट करे। जब मैं बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तभी हमने क्या पढ़ा, हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट में सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ वही मिलेगा आपको। मैंने कोई भी ले लिया, मेरे यहाँ पर ये मेटल था मेरे पास, ठीक है, ये कॉपर मेटल होता है, उसके आगे O लगा दिया तो ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। इसको मैं अब एक एसिड के साथ रिएक्ट करवाई जो कि है मेरा HCl, तो मुझे मिलेगा CaCl2, ये होता है मेरा सॉल्ट, और मेरे पास वाटर मिल जाएगा H2O, ठीक है। सिंस मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विद एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड इज सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। तो इनको क्या कहा जाता है, बेसिक ऑक्साइड भी यहाँ पर हम लोग को कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग रिएक्शन नंबर 6 पर चलते हैं, जब हमने रिएक्शन करवाया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ। अब यहाँ पर जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना, ये कैसे बिहेव करते हैं, एसिड के जैसे। अब हम लोग एसिड को अगर रिएक्ट करवाते हैं बेस के साथ तो मेरे पास क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो चलिए कोई भी हम लोग ले सकते हैं एग्जांपल। आप इसका एग्जांपल आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, इसीलिए मैंने इसका एग्जांपल यहाँ पर मेंशन नहीं किया। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड बेस इज सिमिलर टू द रिएक्शन
बिटवीन बेस एंड एसिड, ठीक है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, विच कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैन बिहेव लाइक एसिडिक इन नेचर। हमारी सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास एक और सवाल आता है, हमेशा जनरली पूछा जाता है कि एसिड और बेसिस में कॉमन क्या है। तो आप लोग को पता है एक तो चीज कॉमन ये है कि ये लोग आयंस रिलीज करते हैं। अगर मैं एसिड की बात करूं तो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था एसिड का कि एसिड हमारे पास H+ आयंस को रिलीज करता है, उसी तरीके से बेस हमारे रिलीज करता है OH- आयंस को। तो ये आयंस को रिलीज करता है वाटर में जाते से, ठीक है, वाटर में अगर डाल दो एसिड और बेसिस को तो ये आयंस रिलीज करते हैं। अगर दूसरी बात करूं तो बोथ एसिड एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, जो कि गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, जहां आयंस होंगे तो जहां आयंस है वो तो यार इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे ही ना, और इलेक्ट्रोलाइट्स है तो गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे ही होंगे। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग बात करते हैं व्हाट हैपेंस टू एन एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। अगर वाटर सॉल्यूशन में इनको डाल देती हूँ तो क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यार मेरे पास होता है यहाँ पर एसिड HCl को अगर मैं वाटर में डाल दूं तो क्या करेगा यार, ये हाइड्रोजन है ना, ये अकेला नहीं रह सकता है, तो क्या करता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हाइड्रोजन अपने आप को वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर लेता, तभी तो ये HCl में से ये H यहाँ पर आ जाता है, तो Cl बेचारा अकेला रह जाता है और ये यहाँ पर रो रहा है, ठीक है। तो इसने क्या करा, ये H ने इधर इसके साथ टीम अप कर लिया, हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया H3O+, इसको इस तरीके से लिखते हैं H3O+, और यहाँ पर हमारा क्लोरीन अकेला हो गया, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था ना कि एसिड को हम लोग अगर वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास H+ आयन, या फिर आप लोग बोल सकते हैं H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ये हमारा यहाँ पर रिलीज होता है। अब हम लोग बात करते हैं पीएच स्केल और पीएच वैल्यू पे, तो ये मेरी पीएच स्केल होती है जो कि स्टार्ट होती है 0 से 14 के बीच में, जहाँ की अगर मैं एसिड के रेंज की बात करूँ तो 0 से लेकर 6 तक यहाँ पर मेरा एसिड होता है, ठीक है, 0 से लेकर 6 तक ये इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर जो भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। 7 मेरा न्यूट्रल होता है। अगर मैं बात करूँ 8 से लेकर 14 तक की जो रेंज होती है वो हमारी कैसे होती है, बेस होती है। तो यही सारी चीजें इस पीएच वैल्यू में लिखी गई है कि द पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन 7 न्यूट्रल होता है, लेस देन 7 ये हमारा एसिडिक मीडियम होता है, और 7 से अगर ऊपर जाते हैं हम 7 to 14 तो ये हमारा बेसिक मीडियम होता है। बेस मीडियम में OH- आयंस रिलीज होते हैं, एसिडिक में H+ आयंस रिलीज होते हैं। तो ये आप लोग को सारी चीजें पता होनी चाहिए बेस के बारे में, तो ये आप लोग को सारी चीजें पता होनी चाहिए पीएच स्केल के बारे में। अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से पीएच वैल्यू इंपॉर्टेंट है हमारी एवरीडे लाइफ में, तो चलिए बात करते हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव? हाँ बिल्कुल होते हैं, बताती हूँ कैसे। पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे काम करता है, साथ ही साथ पीएच हमारे टूथ डिके में कैसे काम करता है, और सेल्फ डिफेंस हम किस तरीके से अपने आप को और प्लांट्स को बचा सकते हैं केमिकल वेलफेयर से, तो उसमें भी हमारा पीएच बहुत इंपॉर्टेंटली काम करता है। सबसे पहले देखते हैं एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। तो हमारी जो बॉडी का या एनिमल्स की बॉडी का जो पीएच होता है वो होता है 7 से 7.8 के बीच में, ऑप्टिमम पीएच होता है। अब मैं बात करूं जब हमारे पास यहाँ पर जो पीएच होता है वो रेन वाटर, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो व्हेन पीएच ऑफ अ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो वहां पर हम बोलते हैं कि एसिड रेन होने लग गई है। और ये क्या होता है, एसिड रेन के कारण क्या होता है, बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ सर्वाइवल में आ जाती है। कैसे ये होता है यार, द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे बारिश हो रही है, मान लेते हैं, ठीक है, ये बारिश का डायरेक्ट पानी हमारी रिवर्स में जा रहा है, लेक्स में जा रहा है, ओशंस में जा रहा है, जिस वजह से वहां पर एक्वेटिक लाइफ है। और अगर वो पीएच का एसिड रेन पी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो वही पानी पीते जो नदी में होता है, तो उनको लाइफ खतरे में हो जाती है। सेकंड पे बात करते हैं पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यार देखो हम जैसे खाना खाते हैं ना, तो हमारे पेट में एक स्टमक में एक एसिड होता है HCl, जो कि हमारे खाने को पचाने का, डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब अगर आप बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे, ठीक है, हम लोग समटाइम्स क्या होता है, किसी की बर्थडे पार्टी में गए, किसी के रिसेप्शन में गए, तो हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, तब क्या होता है हमारा पेट बहुत ज्यादा एसिड को रिलीज करता है स्टमक में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और ज्यादा एसिड होने के कारण हमारे हो जाती है एसिडिटी। Our stomach produce hydrochloric acid about 1.4 due to overeating, बहुत ज्यादा खाने की वजह से excess of acid is produced in the stomach which causes indigestion and produce pain and irritation। स्टमक में ज्यादा एसिड रिलीज होता है डाइजेशन के लिए, जिससे हम लोग को क्या होता है, इंडाइजेशन हो जाता है और इरिटेशन होने लग जाती है, जिस वजह से बच्चापाटी हमें एसिडिटी हो जाती है। और उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बेस का यूज करते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारी एंटी एसिड मेडिसिन आती है, ठीक है, उसको लेते हैं हम लोग, जैसे इनो हो गया वो लेते हैं, या फिर अगर आप लोग
लोगों के घर में कुछ भी नहीं है तो आप लोग बेकिंग सोडा को पानी में डाल के पी सकते हैं, जिससे आप लोग की एसिडिटी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ अ टूथ डिके। हमारे दांत सड़ने लग जाते, क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं और हम दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते, इस वजह से टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। तो इसके लिए क्या करना है, टूथ डिके ना हो, दांत ना सड़े, उसके लिए हम लोग को दिन में 2 बार ब्रश करना है, ठीक है। चलिए, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। तो इसके लिए आप लोग को पता है कभी भी हमें मधुमक्खी वगैरह काट जाती है तो वहां पर एसिड रिलीज होता है और हम लोग को इरिटेशन वगैरह सभी चीजें होने लग जाती है। क्या कर सकते हैं, जब हम वहां एसिड पर्टिकुलर इस पोर्शन पर अगर एसिड रिलीज हो गया तो मैं किसी भी माइल्ड बेस का यूज करूंगी उसको ठीक करने के लिए। बात करते हैं, हमारे यहाँ चालू होता है सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स होते क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो एक एसिड और बेस मिलकर बनता है सॉल्ट, ठीक है। हमने देखा था ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस को अगर हम लोग रिएक्ट करवा देते तो मेरे पास सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ पर मिलता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ मेरे पास 3 टाइप ऑफ सॉल्ट होते हैं। पहला होता है मेरे पास एसिडिक सॉल्ट, इसका मतलब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को ले लूं तो मेरे पास मिल जाएगा एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, जब मैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर मैं कंबाइन करवाती हूँ तब मेरे पास मिलता है बेसिक सॉल्ट। तीसरा होता है न्यूट्रल, जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ले लूं तो मेरे पास मिलता है न्यूट्रल सॉल्ट। चलिए हम लोग सॉल्ट में बात करते हैं कि हम लोग को कुछ चीजें पढ़नी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ही एग्जाम्स में पूछी जाती है। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम लोग पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास NaOH, ठीक है। चलिए इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। जब इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पास करवाते हैं सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन मतलब NaCl से, तो उसको हम लोग ब्राइन कहते हैं, ठीक है। और उसको अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोला जाता है, पर्टिकुलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो इस नाम से पूछा जाता है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है, तो आप लोग को अच्छे से बताना आना चाहिए। बात करते हैं इसके रिएक्शन की, तो इसकी रिएक्शन कैसे करवाना है। NaCl को वाटर में डाला हमने, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आप लोग लिख सकते हैं एरो पे इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ से मेरे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर मेरे पास Cl2 होगा और H2 होगा, तो ये Cl2 मेरे पास एनोड है और H2 मेरे पास यहाँ पर कैथोड है। क्या क्या यूजेस होते हैं हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, ये हमारे सोप बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में यूज होता है, ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ये ऑयल रिफाइनिंग में यूज होता है और साथ ही यूज होता है पेस्टिसाइड्स में, ठीक है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट पर चलते हैं, हमारे पास होता है ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, ये ब्लीचिंग पाउडर बहुत सारी जगह यूज होता है, जैसे आजकल तो कपड़ों पे भी यूज होने लग गया है। ब्लीचिंग पाउडर कुछ नहीं करता है, किसी भी कलर को कलरलेस कर देता है, ठीक है। देन हम उस पर नया कलर चला सकते हैं। हम समटाइम्स, लड़कियों को ज्यादा पता होगा, हम कपड़ों पर ब्लीच करवाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें जो कलर का मतलब, अगर मेरा ड्रेस पिंक कलर का है तो मैंने उस दुपट्टे को ब्लीच करवाया, देन उस पर पिंक कलर चढ़ जाएगा। अच्छा, हमारे हेयर्स में भी ब्लीच आजकल तो होता है, ठीक है। हम कलर करवाते हैं हेयर्स को। अच्छा, कैसे हमारे बाल गोल्डन हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, और कुछ छपरी निब्बियों के रेड और ब्लू बाल भी हो जाते हैं, कैसे होते हैं? हमारे हेयर्स में पहले ब्लीच करते हैं, जिससे वो बाल पूरा व्हाइट हो जाता है, मतलब कलर लेस हो जाता है। देन उसके ऊपर आपको जो भी पर्टिकुलर कलर चढ़ाना हो तो आप लोग उस कलर को यहाँ अच्छे तरीके से डाई कर सकते हैं। चलो, ब्लीचिंग पाउडर, तो इसको कैसे बनाते हैं उसका एक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ हम लोग क्या करवाते हैं, इसको बनाते हैं क्लोरीन के साथ, ठीक है। ड्राई स्लेक्ड लाइम और क्लोरीन के एक्शन से, जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये ड्राई स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, ठीक है। ये स्लेक्ड लाइम है, क्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट करवाए तो मेरे पास मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 और H2O। यहाँ से मेरे पास वाटर रिलीज होता है। आज के बहुत सारे ब्लीच आते हैं जिससे हम लोग गोरे सुंदर निखरे चेहरे हो जाते हैं। साथ ही साथ ये कलर को क्या करा है, मैंने ब्लीच किया, तभी यहाँ पर नीचे कलर मेरा पीच दिख रहा है। चलिए बात करते हैं इसके क्या क्या हमारे पास यूजेस होते हैं। सबसे पहले ब्लीचिंग में यूज होता है किसी भी कॉटन या नीलिंग इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और साथ ही साथ ये हमारे वुड, प्लम और पेपर फैक्ट्रीज में भी यूज होता है। साथ ही साथ ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, और ये डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स फ्री बना देता है, ठीक है। कौन? ब्लीचिंग एजेंट। बात करते हैं बेकिंग सोडा। हाँ, ये खाने पीने में बड़ा यूज होता है, केक बनाने में, पकौड़े बनाने में, खमन बनाने में, काफी चीजों में यूज होता है। कैसे बनाते हैं इसको देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास NaCl होता है, हमारा सोडियम क्लोराइड, इसको अगर हम लोग वाटर में डालते हैं, साथ ही साथ CO2 से साथ रिएक्ट करवाते हैं और NH3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पर मिलता है NH4Cl प्लस NaHCO3। अब ये जो NaHCO3 है ना, यही होता है हमारा बेकिंग सोडा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोला जाता है। चलिए बेकिंग सोडा को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। द सोडा कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी ढोकला। बेकिंग सोडा समटाइम्स इट इज एडेड फॉर अ
फास्ट कुकिंग, जल्दी जल्दी खाना बन जाता है, ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ अ कंपाउंड इज हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसका नाम ये रहा हमारा, ठीक है। इट प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ आवर रॉ मटेरियल्स, ठीक है। हमारे पास बेकिंग सोडा यहाँ पर हमारे दिखाई देता है। ये किन किन चीजों में हमारे पास यूज होता है बच्चा पार्टी? तो इससे पहले बच्चा पार्टी बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा यूज होता है। साथ ही साथ ये किस चीजों के लिए यूज होता है? ये एंटी एसिड भी बहुत अच्छा है। जब हमें बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है ना, तो हम बेकिंग सोडा को पानी में डाल के मतलब पी लो बस, तो आपकी एसिडिटी शांत हो जाएगी। मतलब ये बेस की तरह भी रिएक्ट करता है। साथ ही साथ बहुत सारी ये हमारे सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है और बहुत सारी खाने पाने की चीजों में भी आप लोग की यूज होता रहता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। हाँ, वॉशिंग पाउडर निरमा, एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, एकदम से मन में आया तो निकल गया। वॉशिंग सोडा क्या होता है? जो हमारे बिल्कुल कपड़ों की धुलाई करता है अच्छे तरीके से, ठीक है, साफ सुथरे कपड़े हमें मिलते हैं। कैसे बनता है? अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, NaCl से हमें एक और केमिकल मिला है जो कि हमारे Na2CO3.10H2, ठीक है, इसको बोला जाता है washing soda. You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonates give a washing soda. It is also a basic salt. ये क्या है? हमारा एक बेसिक सॉल्ट है। कौन सा? वॉशिंग सोडा। कैसे बनाते हैं? चलो सबसे पहले Na2CO3 मेरे पास था, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट है। इसको अगर मैंने वाटर के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाया, कितने? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मुझे मिल जाता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मेरे पास सोडियम कार्बोनेट डॉट डेका हाइड्रेट यहाँ पर मुझे यहाँ पर मिलता है। इसकी क्या क्या यूजेस है? अगेन इसके यूजेस है कि ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये मैन्युफैक्चर करता है सोडियम कंपाउंड जैसे बोरेक्स, ठीक है। साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट, ठीक है, फॉर डोमेस्टिक पर्पस। बहुत सारे डोमेस्टिक पर्पस में यूज होता है, घरेलू चीजों में, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो परमानेंट हार्डनेस को हटा देता है वाटर की। लास्ट बचता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा है ना, हमारे घर में किसी को फ्रैक्चर हो जाता है या हम हॉस्पिटल जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है, तब क्या होता है? वो लोग क्या करते हैं? बहुत एक प्लास्टर चलाते हैं। तो प्लास्टर किससे बना हुआ होता है? हमारा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ। मतलब जिप्सम को जब हम लोग पानी देते हैं 373 डिग्री का टेम्परेचर, नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। हमारे पास जिप्सम CaSO4.2H2, इसको जब मैं 373 डिग्री का केल्विन का टेम्परेचर दूंगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाए। ये देखो वाटर मॉलिक्यूल इसने लूज किया और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन गया। थोड़ी सी उल्टी लिख दी, इसको ऐसे लिखना चाहिए CaSO4, ठीक है, .2H2। इसको अगर हम लोग 373 डिग्री केल्विन के टेम्परेचर पे हीट अप करते हैं तो ये कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है और क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट .12H2, मतलब हेमीहाइड्रेट यहाँ पर ये बन जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है पर्टिकुलर प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब इसी को पर्टिकुलर प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, जो कि डॉक्टर्स काफी यूज करते हैं जब कोई भी बोन्स वगैरह में हमारा फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि उस बोन्स को हमें बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल चाहिए उसको सपोर्ट दिलाने के लिए, ठीक है। चलिए इसके फोटोग्राफ दिखाती हूँ। ये रहा हमारे पास पर्टिकुलर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जिप्सम होता है। अगर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस से पानी को मिला दूं, ठीक है, तो ये वापस जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तब मुझे पास क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। और अगर मैं क्या करूं? प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस पानी मिला दूं तो यहाँ पर मेरे पास जिप्सम बन सकता है। तो वाइस वर्सा इसकी रिएक्शन होती है, आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखना। सो ये किस लिए यूज होता है? हमारे पास जब फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, देखो डॉक्टर यूज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। बच्चा पार्टी ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा। बच्चा पार्टी ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा हो, इसी के साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज क्लास 10 और क्लास 11 का पूरा कंटेंट आप लोग को मेरे चैनल सकीना अली पर ड्रीम्स लर्निंग पर मिलता रहेगा। टिल देन कीप लर्निंग। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कुछ है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं कॉमेंट्स में। साथ ही साथ इन सभी चैप्टर्स की PDF अवेलेबल हो जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप लोग को क्या करना है? जल्दी से जाकर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है ड्रीम्स लर्निंग नाम से, और साथ ही साथ सकीना अली ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि मेरा नया चैनल है जिस पर आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ जान सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली।